अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 17 के अंदर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन इन सी लैंग्वेज देखे थे कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, फंक्शन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी टाइप्स देखी थी, उनके डेफिनेशन देखी थी, उनको कॉल करने का तरीका देखा था। और आज हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पर्पस क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। इनको इन डिटेल पढ़ेंगे और इनके प्रैक्टिस प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में जानते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे ये बना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या बातें होती हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर द इंस्ट्रक्शन फॉर सी कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं हमारे पास, ये इंस्ट्रक्शन होती है सी कंपाइलर के लिए। जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है, हर लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है जो उस प्रोग्राम को जिस लैंग्वेज में हम स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं, वो स्पेसिफिक कंपाइलर उस लैंग्वेज से उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाता है। ये जो काम ट्रांसलेशन का जो काम करता है, ये करता है कंपाइलर। और हर लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक कंपाइलर होता है जो कि उसकी लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे सी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है, हर पाइथन का कंपाइलर होता है, जावा जावास्क्रिप्ट, सबके अपने अपने कंपाइलर्स होते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है सी लैंग्वेज के कंपाइलर को। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम हर लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम इन जनरल बात करें तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देता है इंस्ट्रक्शन को, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन हम सी लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर द इंस्ट्रक्शन फॉर सी कंपाइलर, कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उसे इंस्ट्रक्शन देता है। एवरी सी प्रोग्राम हैज इट्स ओन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आई हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन विच इज रिटन एट द टॉप ऑफ हर प्रोग्राम। हर हर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, जो भी हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हो या एक बड़ा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हो, सबके अंदर हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में से एक इस्तेमाल होता है, कहीं पे दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यही हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर द लाइन इंक्लूडिंग इन द कोड ऑफ प्रोग्राम प्रेसिडेड बाय हैश साइन। इनको जो हम स्टार्ट करते हैं और इनके जो लिखने का सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम हैश साइन लगाते हैं, उसके बाद इंक्लूड या डिफाइन लगते हैं, और इसको अगर हम इन सिंगल वर्ड पढ़ते हैं तो इन्हें हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन पढ़ते हैं। दीज लाइन आर नॉट प्रोग्राम स्टेटमेंट बट डायरेक्टिव फॉर द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर जो होता है हमारा, वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या एक हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन जो प्री प्रोसेसर होता है वो उस पूरे प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है और उन पूरे प्रोग्राम को चेक करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई इसकी जो ट्रांसलेशन होगी जब कंपाइलर के अंदर, तो इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो ये जो काम करता है, ये काम करता है प्री प्रोसेसर, और प्री प्रोसेसर फिर फर्दर इसको भेजता है हमारा कंपाइलर के पास प्रोसेसिंग के लिए। तो कंपाइलर के पास जो प्रोसेसिंग से पहले जो काम होता है कंपाइलर की, वो प्री प्रोसेसर कहलाता है। जैसे उसका नाम भी प्री प्रोसेसर है, यानी कि मेन प्रोसेसिंग से पहले जो प्रोसेसिंग होती है वो प्री प्रोसेसर करता है हमारा, और प्री प्रोसेसर को जो डायरेक्ट करता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के जरिए वो प्री प्रोसेसिंग होती है। द प्री प्रोसेसर एग्जामाइन द कोड बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ कोड बिगिन। जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ कोड से पहले ये प्री प्रोसेसर जो है उसे एग्जामाइन करता है और उसे इंटरप्रेट करता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं ये इंस्ट्रक्शन होते हैं बेसिकली सी कंपाइलर को, जो सी कंपाइलर को डायरेक्ट करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम को कैसे रीड करना है, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है और फिर कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। अब हमारे पास दो तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, एक हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, एक हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पार्ट 1 के अंदर हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ेंगे। तब हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ते हैं। In C programming, the hash include directive tell the preprocessor to insert the content of another file into the source code at the point where the hash include directive is found. Include directive are typically used to include the C header file or C function that are held outside of the current source file. हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, जैसे इंक्लूड इसके नाम से ही जाहिर है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना या मिलाना।
तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, प्री प्रोसेसर को ये बताता है कि आपको जो इसकी स्पेसिफिक ग्रेटर देन और लेस देन की साइन के बीच में जो हम स्पेसिफिक हेडर फाइल लिखते हैं, उस हेडर फाइल का आपको उस हेडर फाइल के आपको क्या उसके फंक्शन सारे कॉपी कराने, किसके अंदर, सोर्स कोड जो है हमारा, सोर्स कोड जहाँ पे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फाउंड हुआ है या जहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारा लिखा गया है, वहाँ पे सारे हेडर फाइल के फंक्शन जो हैं वो आपको कॉपी कराने हैं। और ये सारा काम जो कराता है ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कराता है। इंक्लूड डायरेक्टिव आर टिपिकली यूज्ड टू इंक्लूड द सी हेडर फाइल और सी फंक्शन दैट आर हेल्ड आउटसाइड द करंट सोर्स फाइल। यानी कि हर हेडर फाइल जो होती है हमारी, एक उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन होता है। तो ये हम बोलें कि सी हेडर फाइल या सी लैंग्वेज के जो फंक्शंस जो होते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होते हैं, उनको इंक्लूड कराने के लिए हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्री प्रोसेसर को बताता है कि आपको हेडर फाइल या जो भी हम स्पेसिफिक फंक्शन उसे बताते हैं वो आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से लेकर आना है और उसे हमारे प्रोग्राम में कॉपी कराना है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन को ही कॉपी कराता है या ये किसी और डायरेक्टरी में से भी किसी के फंक्शन या किसी और डायरेक्टरी जो हमारे ऊपर खुली होती है उस डायरेक्टरी के अंदर से भी अगर हम किसी हेडर फाइल को मंगाएं या किसी प्रोग्राम फाइल को मंगाएं उसे भी मंगा सकता है। सिंटैक्स के अंदर है कि हैश इंक्लूड डायरेक्टिव का सिंटैक्स जो है इसको डिक्लेयर करने का वो दो तरीका है, एक इन्वर्टेड कॉमास के जरिए, एक एंगुलर ब्रैकेट के जरिए, जिन्हें हम ग्रेटर देन और लेस देन की साइन भी कहते हैं आमतौर पे। तो इंक्लूड यूजिंग, अगर हम हैश इंक्लूड को इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स के जरिए, तो क्या करता है, प्री प्रोसेसर एक्सेस द करंट डायरेक्टरी इन विच द सोर्स हेडर फाइल इज लोकेटेड। यानी कि मैंने जो आपको बात बताई कि जब हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं कि तो ये क्या करता है, करंट डायरेक्टरी में ढूंढता है कि उसकी करंट डायरेक्टरी क्या होती है हमारी। जब हम अपने प्रोग्राम में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी करंट डायरेक्टरी क्या होती है। करंट डायरेक्टरी हमारी वो चीज़ होती है जिसके अंदर हमारी सारी करंट फाइल्स खुली हुई होती हैं, जितनी भी हमने फाइल्स ओपन की हुई होती हैं वो सारी उस करंट डायरेक्टरी में आ रही होती हैं। वो जो पूरी लाइन होती है उसको डायरेक्टरी बोलते हैं और करंट डायरेक्टरी भी उसे ही बोलते हैं। और उसके अंदर से अगर हम कोई हेडर फाइल मंगाते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास के जरिए आती है। This type is mainly used to access any header file of the user programmer to or user defined files। कुछ हमारे पास हेडर फाइल जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्रोग्रामर डिफाइन होती हैं और एक यूज़र डिफाइन होती हैं और एक प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं। जैसे कि हमारे फंक्शन होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं और कुछ प्री डिफाइन होते हैं। इस तरह हमारी हेडर फाइल भी होती हैं, इनको हम अभी अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, ये मेनली इस्तेमाल होता है हेडर फाइल को या वो उन फंक्शंस को कॉपी कराने के लिए। हैश इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमास के साथ हमारे पास तब इस्तेमाल होगा जब हमारी डायरेक्टरी के अंदर कोई हेडर फाइल या कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो मौजूद होगा, उसे इंक्लूड कराने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर करंट डायरेक्टरी में से। तो इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल होते हैं। एंगुलर ब्रैकेट हमारी तब लगती हैं जब प्री डिटरमाइंड डायरेक्टरी पाथ हम उसे बताते हैं। प्री डिटरमाइंड डायरेक्टरी पाथ, इसको आप सिंपल ऐसे समझें कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शन और जितनी भी हेडर फाइल होती हैं, अगर हमें वहाँ से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से उसके कोई फंक्शन या हेडर फाइल लानी है सी लैंग्वेज के अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो एंगुलर ब्रैकेट के जरिए आएगी। इट इज़ मेनली यूज टू एक्सेस सिस्टम हेडर फाइल लोकेटेड इन स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरीज। स्टैंडर्ड सिस्टम डायरेक्टरीज यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर से अगर हमें अपनी हेडर फाइल कॉपी करानी है या वो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में लोकेट है उसके फंक्शन कॉपी कराने हैं तो हम एंगुलर ब्रैकेट को इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने आईडी defc++ में चलते हैं और ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के प्रोग्राम्स बनाकर देखते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो। तो इधर हमने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख दिया है। इसके अंदर हम लिखते हैं stdio.h जिसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इधर हमने अपना मेन फंक्शन दे दिया, इधर मेन फंक्शन देना है हमें, हमने इसको अपना मेन फंक्शन भी दे दिया। इसके बाद हमने जस्ट सपोज एक इंटीजर या इंटीजर को रहने देते हैं, हम जस्ट इधर लिखते हैं printf n हाई लिखते हैं जस्ट इधर, क्योंकि हमें कोई अभी प्रोग्राम नहीं बनाना है, हमें जस्ट का सिंटैक्स समझना है। तो हमने इधर हाई लिख दिया जो कि हमारे पास एक न्यू लाइन पर प्रिंट हो जाएगा। इसको हम देते हैं f1 का नाम देते हैं इसे और .c सोर्स फाइल के जैसे हम सेव करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये रन हो रहा है और इसने हाई प्रिंट कर दिया। अब हम एक और हेडर फाइल खोलते हैं। अब क्या हो गया, ये अनटाइटल्ड 2, ये f1.c, ये जो हमारी f1.c और ये जो है ये सारी हमारी जो है ये डायरेक्टरी है हमारी,
कि अनटाइटल 2, इधर मैं अगर एक और फाइल खोल दूँ अनटाइटल 3, अनटाइटल 4, ये एंड सोन, ये जितनी भी हैं हमारी, ये सारी हमारी डायरेक्टरी होती है। यानी कि अगर हमें अपनी करंट डायरेक्टरी में से कोई फंक्शन लाना है तो हम कैसे लिखेंगे, हैश इंक्लूड, और उसके बाद इधर हम पहले इसके अंदर भी एक कोड लिख लेते हैं छोटा सा, हैश इंक्लूड stdio.h, इधर भी इंट मेन, और इधर हम लिख लेते हैं printf \n my name is साइन। ये हमने लिख लिया। इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अनटाइटल 2 की जगह हम इसे f2 का नाम दे देते हैं। इसको हमने f2 का नाम दे दिया और अब इसे सेव कर लिया। इसने माय नेम इज साइन प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इधर हैश इंक्लूड डायरेक्टिव दिया है इन्वर्टेड कॉमास के साथ। अगर हम इसके अंदर f2.c लिखते हैं, f2.c एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम .c नहीं देंगे, जैसे हमने इधर .h दिया है, तो .h से इसने ये कंसीडर करा है कि ये हेडर फाइल है। अगर हम .c नहीं देंगे तो ये सबसे पहले तो हमें एरर प्रोड्यूस करेगा। ये देखें, इसने सबसे पहले एरर प्रोड्यूस करा कि नो सच फाइल डायरेक्टरी, कि हमने उसको कोई डायरेक्टरी नहीं दी, कि एक्सटेंशन ही नहीं दी उसे कि वो क्या देखे, हेडर फाइल को देखे या सिंपल फाइल को देखे या किसी फंक्शन को देखे। अब हमने इसे अगर हम .h दे देते हैं तो भी ये नहीं करेगा, क्योंकि ये ना तो डायरेक्टरी के अंदर है हमारी और ना ही कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में फाइल है। लेकिन अगर हम इसे .c देते हैं तो यहाँ पे इसने अब एरर प्रोड्यूस करा। लेकिन अब इसने जो एरर प्रोड्यूस करा ये क्यों करा है कि प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ मेन वाज हेयर, यानी कि एक जो था हमारा, जब हमारा हैश इंक्लूड f2.c नहीं लिखा हुआ था तो तब हमारा ये मेन फंक्शन वर्क कर रहा था। लेकिन जब हैश इंक्लूड f2.c हमने इधर लिखा तो f2.c ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था, ये लॉजिक, ये फिजिकली तो यहाँ पे उठ के हमने कॉपी नहीं कराया कि पूरा प्रोग्राम लॉजिकली हमारी f2 फाइल जो है वो f1 फाइल में कॉपी नहीं हुई, लेकिन लॉजिकली जो है ना, इसके सारे जो मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन, इसकी stdio.h हेडर फाइल, इसका ये printf का फंक्शन, और इसके अंदर अगर हम फर्दर फंक्शन भी लिख दें, सम, प्रोडक्ट, एवरेज, कुछ भी लिख दें, हम एक पूरा प्रोग्राम बना दें इसके अंदर, तो इस पूरे प्रोग्राम को इधर इंक्लूड करा देगा। अब इसने हमें यहाँ पे एरर थ्रो करा, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रीवियसली मेन वाज हेयर, यानी कि अब दो मेन हुआ है, अब दो मेन फंक्शन के साथ एक प्रोग्राम वर्क नहीं कर सकता। तो हमने अपने इस मेन को कट कर दिया। अब ये हमारा एरर थ्रो नहीं करेगा। अगर हम इसे यहाँ से कट कर दें तो ये सारे फंक्शन किसके लाएगा, माय नेम इज साइन इसने हमें प्रिंट करा है। क्यों? क्योंकि इसने जो था ये सारे फंक्शन हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो था, ये f2.c के सारे फंक्शन इसने हमारी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करा दिए थे। अगर हम यहाँ पर ये सब कुछ इसको कट कर दें और f2.c को कट कर दें और अब अपने प्रोग्राम को रन करें तो इसने हाई प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ से f2.c की जो एक्सटेंशन थी ये हटा दी। तो एंगुलर ब्रैकेट जब भी हम लगाएंगे, अगर हम एंगुलर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर f2.c लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट लगा के अगर हम इसके अंदर f2.c लिखते हैं तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ उन हेडर फाइल के लिए इस्तेमाल होती हैं जो हमारी प्री डिफाइंड होती हैं या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती हैं। जबकि हैश इंक्लूड डायरेक्टिव जो होता है वो जब इन्वर्टेड कॉमास के साथ यूज़ होता है तो वो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल या यूज़र डिफाइंड फंक्शन को अपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कराने के लिए होता है। तो ये हमारा सिंपल हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।